दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जतु भाई बटले बहुत बहुत जोहार। और आप सभी को रुमकी का भी नमस्कार। का हाल समाचार है भौजी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बहुत नगद और रोड से तो बड़ा दिन बाद आज भेंट हुआ थे। हाँ बिल्कुल, कुछ दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। एकदम। बहुत अच्छे से पूजा भी मन गया, आपका भी पूजा बहुत अच्छा से हुआ होगा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हमारा मन फटाफट कार्यक्रम कर और करेला। तो चलिए, इन्होंने कह दिया है कि जल्दी से हम शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ जिले में प्रखंड स्तर पर होगी कृषि उपकरण बैंक की स्थापना। रातू के बिजुलिया में प्रथम बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा रामगढ़ जिले में प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इस कार्य के लिए जिले में काम करने वाले सक्रिय जल छाजन समिति, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्रों, लैब्स, पैक्स, सहकारी समिति, निबंधित गैर सरकारी संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र और बीज ग्राम जैसी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित है। कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले दिनों रातू प्रखंड के बिजुलिया गांव में बागवानी मिशन के सहयोग से राज्य की पहली बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई। इस इकाई की स्थापना सहकारी संस्था आदिवासी कृषक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने की है। बागवानी मिशन के निदेशक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने इकाई का निरीक्षण किया और किसानों को प्रशिक्षण के लिए पंतनगर कृषि महाविद्यालय भेजने का आश्वासन दिया। रबी मौसम में सब्जी फसलों को कीट के प्रकोप से बचाने के लिए पिछले फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को खेत से अच्छी तरह से साफ कर लें, साथ ही बीजोपचार के बाद ही फसल लगाएं। किसान भाइयों, आप पुराना जो अवशेष बच जाते हैं, जिस भी सब्जी का लें तो उसमें जो पुराने अवशेष हैं उसको ज़रूर साफ करें। साथ साथ अपने खेतों में जो खरपतवार है उसको भी साफ करके रखें। तो इससे क्या होगा कि जो कीट के जो जीवन चक्र पूरे होते हैं वो बाध होते हैं। साथ साथ जो कीट में किसी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मोनोक्रोटोफास एक कीटनाशक है जो कि मोनोसील के नाम से आता है, 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर लेके और खरीफ फसलों पर छिड़काव करें। और कीट से बचने के लिए कीटनाशक से बीज का उपचार भी किया जाता है। जैसे कि किसी भी कीटनाशक को लेके बीज में 3 मिलीलीटर ग्राम आप बीज में मिला के तब अपने जो पौधशाला में उसको लगाएं। सब्जी फसल सलाद मटर से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाई इसके उन्नत प्रभेद स्वर्ण तृप्ति लगाएं। ये कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा विकसित किया गया है। सलाद मटर की मिठी और मुलायम प्रजाति होती है। इन दिनों सलाद के लिए इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे ये सब्जी में भी काफ़ी पसंद किया जाता है। तो ये सलाद मटर में हमारे इस केंद्र से एक नई प्रजाति का विकास हुआ, प्रभेद का विकास हुआ, जिसका नाम है स्वर्ण तृप्ति, जिसका बीज इस केंद्र से प्राप्त करके किसान भाई अभी खेती कर सकते, जिसका उपयुक्त समय अभी आ चुका है। तो ये अक्टूबर महीना का दूसरा पखवाड़ा
और नवंबर महीना का पहला पखवाड़ा में इसका बुआई किसान भाई अच्छा तरह से कर सकते हैं। और जो जैसे हम मटर का खेती करते हैं उसी विधि से भी इसका खेती है। केवल इसमें एक गुण है जो इसका जो छिलका में वो रेशा नहीं बनता है, तो पूरा नरम होता है, मीठा होता है। इसका मीठी फली के नाम से या सलाद मटर के नाम से जाना जाता है, जिसका किस्म का नाम है स्वर्ण तृप्ति, जो हमारे इस केंद्र से विकसित हुई है। और इसका बीज भी हमारे केंद्र से किसान भाई प्राप्त करके इसका सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय से जुड़े पशुपालक गायों से दूध निकालने के लिए मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण प्रति आधे घंटे में 9 लीटर दूध निकालने की क्षमता रखता है। अब वक्त हो चला है एक कामयाब किसान से मिलने का, तो आइए चलते हैं किसान के पास। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रगतिशील किसान जुड़े हैं जो परिश्रम और तरक्की पसंद ख्याल के धनी हैं। यही वजह है कि ये अपनी हर फसल की खेती में 200% ऊर्जा लगाते हैं और दुगनी उपज प्राप्त करते हैं। तो आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं इनके खेती करने का तौर तरीका। जो कि हम खेती बाड़ी करते हैं, धान मकई और ये बंधा गोभी टमाटर। कृषि केंद्र में जाकर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उससे बढ़िया ट्रेनिंग लेते हैं उससे, जैसे कि बढ़िया फसल को उपजाते हैं और बढ़िया मार्केट में ले कर उसको बेचते हैं। और उसी से हम अपना बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, खाते पीते हैं, घर मकान अपना बढ़िया से बनाते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपये से 2150 रुपये। चावल मध्यम 2200 रुपये से 2650 रुपये। चावल उत्तम 2700 रुपये से 5400 रुपये। गेहूँ 1400 रुपये से 2200 रुपये। चना 3700 रुपये से 4200 रुपये। दाल अरहर 5600 रुपये से 6600 रुपये। दाल मसूर 4550 रुपये से 5400 रुपये। दाल चना 4600 रुपये से 5500 रुपये। सरसों तेल 8400 रुपये से 9400 रुपये। चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये। आलू 1000 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 3000 रुपये से 4500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हमरे कर जे किसान मन है, हमरे मन जे है कि नवा नव तकनीक के बारे में जाने ला कि कैसे खेती करे के चाहिए, उन्नत प्रभेद कौन कौन सन है, और जे देखो मंडी का भाव हमरे मन के जानकारी रहना बहुत जरूरी है। तो किसानों को सही जो जानकारी होती है मंडी की वो हम आपको दिलाते हैं, और साथ ही मौसम कैसा रहेगा इसकी भी पूरी जानकारी दिला डालते हैं। तो किसान मन अब हमरे मन ऐसा करीला कि एक छोटा सा विराम ले लेला, लेकिन कहूँ जाए नखे कारण है कि मन खातिर हमने बहुत बढ़िया जानकारी लेके आई, तो तुरंत हमरे मन आविला बड़ा झट से। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तो चलिए, विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। हाँ। और देखो किसान मन जिसन के मन के बता ली कि हमरे मन बड़ा नगद जानकारी मन खातिर लेके आविला, तो अब हमरे मन भी बढ़िया जानकारी लेके आई। और आज की जो हमारी पहली जानकारी है वो है पौधशाला में हम जो हरी हरी सब्जी की खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी जो उपज है उसे अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आओ हमरे मन पौधशाला में कैसे खेती कर सकीला सेकर बारे में हमरे मन जानकारी हमरे मन के देवे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है पॉली हाउस में सब्जियों की खेती कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अरविंद मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पॉली हाउस में खेती करने के लिए हमारे किसान भाई मतलब किन की चीज़ों का व्यवस्था सबसे पहले करें। जी, पॉली हाउस जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, ये प्लास्टिक का घर कहा जा सकता है, अंग्रेजी का शब्द है। तो ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ये आयताकार साइज में इंजीनियर की मदद से पॉली हाउस बनाए जाते हैं और जो दक्ष तकनीशियन होते हैं उनके मदद से इस पॉली हाउस का निर्माण किया जाता है। और इस पॉली हाउस के निर्माण के पीछे तथ्य ये है कि हमारे किसान भाई सब्जी की खेती, जो कि एक नगदी फसल है, और इस खेती का सबसे बड़ा महत्व है कि सालों भर हमें सब्जी चाहिए, जबकि मौसम की ऐसी मार होती है कि जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो सब्जी की खेती हम नहीं कर सकते, ज़्यादा बारिश होती है तो सब्जी हम खेती नहीं कर सकते, सब्जी की खेती को नुकसान हो जाता है, ओले पड़ने लगते हैं तो सब्जी की खेती को नुकसान हो जाता है। इस तरह से इन सारे नुकसान से बचते हुए सालों भर सब्जी की खेती करने की जो तकनीक है वो पॉली हाउस में आप सब्जी की खेती कर सकते हैं और इससे इन सारे नुकसान से बचते हुए बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई सब्जी का खेती करके फ़ायदा कमा सकते हैं। मुख्य रूप से सब्जी की खेती में टमाटर की खेती और शिमला मिर्च की खेती, ये दो मुख्य सब्जी है जिसका कि बाज़ार भाव सालों भर मौजूद है और इसकी खेती हमारे पॉली हाउस में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसमें टमाटर की खेती के लिए कोई भी महीना निर्धारित नहीं है। अभी का जो रबी का सीज़न शुरू हो रहा है, अक्टूबर का माह है, अभी भी किसान तुरंत शुरू कर सकते हैं पॉली हाउस में सब्जी की खेती और इसके लिए उनको अच्छे संकर नस्ल का जो है टमाटर का और शिमला मिर्च का बीज बाज़ार से लेना पड़ेगा, पौध तैयार करने पड़ेंगे और पॉली हाउस में इसकी खेती करनी पड़ेगी। साथ ही पॉली हाउस का एक बहुत बड़ा और फ़ायदा ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में पानी की नितांत कमी है, कम पानी के वजह से भी सब्जी की खेती लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन पॉली हाउस में ऐसी व्यवस्था दी गई है जिससे दो तरह से सिंचाई हो सकते हैं। एक तो टपक सिंचाई हो सकती है और दूसरा स्प्रिंकलर सिंचाई, दोनों तरह की सिंचाई की व्यवस्था होती है जिससे बहुत कम पानी खर्च करके पॉली हाउस के अंदर सब्जियों को सिंचाई की व्यवस्था दी जा सकती है। साथ ही साथ
पॉली हाउस का सबसे बड़ा जो अमूल्य योगदान है खास करके इस टमाटर की खेती और शिमला मिर्च की खेती में, इसमें बहुत सारे रोग और कीड़े लगते हैं और ये रोग कीड़े का जो प्रकोप है ये उनके जो चारों तरफ का जो वातावरण है ये उनके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन जब पॉली हाउस में खेती होती है तो ये बाहरी वातावरण से अलग होते हैं। इन कीड़ों का प्रकोप बहुत नहीं के बराबर, 1% भी उन कीड़ों का अटैक उनके ऊपर नहीं हो पाता है। बाहर में जो रोग फैला हुआ है उस रोग का भी संक्रमण हमारे पॉली हाउस में जो सब्जी लगे हुए हैं उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए ये सब्जियां गुणवत्ता में बहुत अच्छी होती हैं, बढ़वार बहुत अच्छी होती है, जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा की थी कि पॉली हाउस में टमाटर और शिमला मिर्च की खेती के बारे में, तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पॉली हाउस के लिए कौन कौन से उत्तम मतलब किस्म होंगे, इसके बारे में बताइए। जी, टमाटर के 2 किस्म हैं जो संकर किस्म हैं, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि। ये दोनों बहुत ही उन्नत किस्म के संकर ये हैं प्रजाति, जिसपे कि बहुत अधिक उपज लिया जा सकता है। साथ ही शिमला मिर्च के हैं जो है कैलिफोर्निया वांडर और येलो वांडर, ये 2 प्रजाति हैं जिसका कि हमारे झारखंड में काफ़ी डिमांड है और किसान काफ़ी इसका खेती कर रहे हैं। ये इनका चुनाव करके किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आता है कि जब ये दोनों संकर किस्म हैं, ये हमारे किसान भाई पॉली हाउस में लगाएं जी, और साथ ही साथ सीधे अगर खेत में लगाएं, तो दोनों में उत्पादन में क्या अंतर पड़ेगा, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये यदि कहा जाए कि सीधे खेत में खेती करेंगे और पॉली हाउस में खेती करेंगे तो दोनों में बड़ा अंतर है। ये समझ लें कि यदि खेत में कोई किसान 100 क्विंटल उपज लेता है तो पॉली हाउस में सीधे ये 300 क्विंटल तिगुना उपज ले सकता है, क्योंकि पॉली हाउस में सारे कंट्रोल सिस्टम हैं, सारे ऐसे व्यवस्थित हैं कि उसमें अधिक उत्पादन होने की सारी गुंजाइशें हैं। अब तो देखा जाता है कि पॉली हाउस दूर से देखने से लगता है काफ़ी खर्चीला है, तो हमारे किसान भाई जो दूर दराज जो झारखंड में रहते हैं, छोटे खास करके किसान, वो कैसे इसको एफर्ट कर सकते हैं? जी, ग्रामीण स्तर के जो किसान हैं उनको पॉली हाउस बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास सफिशिएंट अपने ग्रामीण स्तर पे इनके पास मटेरियल है। कुछ चीज़ उनको बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारे ग्रामीणों के पास बांस का फसल है, बांस का उनके पास पौधे हैं, जिससे कि बांस की बत्ती वो आसानी से उपलब्ध कर लेंगे, बांस के खूंटे हो जाएंगे और पॉलीथीन सीट वो बाज़ार से खरीद लेंगे। बाकी कुछ जो ड्रिप इरिगेशन की पाइप है ये बाज़ार से खरीद लेंगे और बहुत कम कीमत पे, बहुत लो कॉस्ट पे, जहाँ की सरकारी जो पॉली हाउस का कीमत यदि 1 लाख रुपया होगा तो हमारे किसान 15,000 में 15 से 20,000 में उसी रेशियो में, उसी अनुपात में पॉली हाउस को अपने स्तर पे निर्माण कर सकते हैं और कम लागत में भी पॉली हाउस बना के उसमें खेती कर सकते हैं। हमारे किसान भाई पॉली हाउस में खेती करें, इसके लिए और किन बारीक बातों पर ध्यान दें? और उनको बारीकी ये समझनी चाहिए कि पॉली हाउस बनाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आंधी से इसको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी पॉली हाउस बनावें तो ये पछुआ जो हवा चलती है, पछुआ का जो अंधड़ आता है, इससे बचने का जरूर गुंजाइश करें, ताकि उनको पछुआ हवा से पॉली हाउस को नुकसान ना होने पाए। तेज़ आंधी में पॉली हाउस को नुकसान होता है, इसलिए पॉली हाउस की ऊंचाई भी सीमित रखनी चाहिए। ज़्यादा ऊंचा होने से इनको अंधड़ से, तूफान से नुकसान हो सकता है। देखा किसान भाइयों, पॉली हाउस के कितने फ़ायदे हैं। उसमें एक तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होता है, सिंचाई के लिए पानी की कम लागत होता है और आपका बहुत सारा बचत होता है और ढेर सारा उत्पादन भी होता है। खास कर खेत में सीधे अगर बुआई करते हैं तो उसमें 1 गुना होता है, तो पॉली हाउस में सीधे 3 गुना हो जाता है। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, तो ये जानकारी हमने बहुत अच्छी दिलाई है। और अब जो हमारी दूसरी जानकारी है वो क्या है? देखो, ऐसा है कि अब गेहूँ का तैयारी है, गेहूँ खेती कर बहुत किसान मन अपन तैयारी करे शुरू कर दे हैं। तो भैया कैसे एकर खेती करे है, एकर उन्नत प्रभेद कौन कौन सा है, कैसे मन चुनाव करबे, सेकर भी तो समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो ठीक किया है। ये सारी चीज़ों का सही जानकारी होना
बहुत जरूरी है। मिट्टी का चुनाव करे है, मिट्टी का जांच करवाए है, खाद कौन कौन सा हमारे मन दे सके खेत में सबका जानकारी होके चाहिए। तो आओ हमारे मन फटाफट के बारे में जानकारी कर लेविला। हमारे संग एक विशेषज्ञ जुड़े हैं डॉक्टर परवेज आलम। तो इनकर से हमारे फटाफट जानकारी कर लेविले कि भाई कैसे हमारे गेहूं का खेती कर सकीला। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं खरीफ फसलों के अंत का समय आ गया है और अभी रबी के फसलों का मौसम है। और रबी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ हमारे राज्य में गेहूं का होता है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आज मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि परंपरागत तरीके से जो किसान भाई खेती करते हैं गेहूँ की, उसका किस तरह से करें वो? देखिए, हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गेहूं की खेती पर ध्यान देते हैं और जो खेती करते हैं वो ज़्यादातर परंपरागत ढंग से गेहूं की खेती करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो किसान भाई परंपरागत ढंग से गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि धान की फसल जैसे ही उनकी पक जाए तो उसको काट करके खेत से हटा लें और हटाने के बाद खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें। जुताई करने के बाद 1 से 2 बार पाटा करें। पाटा करने का उद्देश्य ये है कि जो मिट्टी के कण हैं वो बहुत महीन कण में परिवर्तित हो जाएं, ढेले जैसे न रहें। इससे क्या होता है कि गेहूं के जब सीड को खेत में डालते हैं तो उससे उसका जो जर्मिनेशन होता है, मतलब जो फसल अंकुरित होकर बाहर आती है, वो अच्छा होता है। तो एक कहावत भी है, जैसे सभी किसान भाई जानते हैं कि ढेले चना और मैदे गेहूँ, यानी चना को अगर आप ढेले जैसे मिट्टी में भी अगर चना को आप बो देंगे तो वहाँ पर चना हो जाएगा, लेकिन गेहूं के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मिट्टी का जो संरचना है उसको आपको बिल्कुल मैदे की तरह करना होगा, यानी बहुत महीन से महीन आपको फील्ड तैयार करना होगा। तो इसके लिए अगर 1 पाटा से ना काम चले तो 2 पाटा कर लें, 2 पाटा से ना काम चले तो कम से कम 3 पाटा अवश्य कर लें। इसके बाद ही आप खेत को समझे कि मेरा तैयार हो रहा है गेहूं के बुआई के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद है तो खेत तैयार करने के पूर्व जब आप जुताई करेंगे तो इसको खेतों में अच्छी तरह से डाल लें ताकि ये खेतों में पूरे जगह ये फैल जाए, क्योंकि कंपोस्ट खाद डालने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और अन्य भी जो शक्तियाँ हैं जो किसान भाई नहीं देख पाते हैं अपने नग्न आँखों से, उससे काफ़ी मिट्टी का जो सेहत है वो बनता है और आपका फसल अच्छा होता है। इसके अलावा क्या कोई गेहूं उत्पादन के लिए कोई नई तकनीक आई है, इस विषय में आप बताइए। देखिए, अभी जो नई तकनीक अभी हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं और आपके साथ भी करेंगे, वो है जीरो टिलेज से गेहूं उत्पादन। अब आप पूछेंगे कि जीरो टिलेज क्या हुआ, तो टिलेज एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है खेत की जुताई, कुड़ाई, निकाई, गुड़ाई जो हम बोलते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं टिलेज, यानी खेत को जोतना, कोड़ना, इसको हम लोग नाम देते हैं टिलेज का। और इसके पहले चूँकि जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब शून्य, यानी हमको खेत की जुताई कुड़ाई में कुछ हमको नहीं करना है। तो फिर आपका अगला प्रश्न ये होगा कि फिर गेहूं लगाएंगे कैसे? तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तकनीक है। असल में जीरो टिलेज की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देखिए, जो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारा पानी आधारित जो खेती हम करते हैं, को अगर कोई किसान भाई गेहूं की खेती करने उतरते हैं और उस समय जो खेत में वो फिर कृषि कार्य करेंगे, खेत को तैयार करेंगे, इसमें उनका 8 से 10 दिन का समय चला जाता है और तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है गेहूं के बुआई के लिए, क्योंकि गेहूं का बुआई समय पर करना बहुत आवश्यक है और इसका निर्धारित समय है नवंबर लास्ट से पहले, आपको 30 नवंबर से पहले इसकी बुआई कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप किसान भाई का समय ज़्यादा ना बर्बाद हो खेत तैयार करने में। जी सर, ये बताइए कि ये जीरो टिलेज के बारे में आप विस्तृत जानकारी दें किसान भाइयों को, किस तरह से उसको उपयोग कर पाए हमारे किसान भाई। देखिए, जीरो टिलेज करने के लिए आप जिस समय धान के फसल को काटते हैं, आपको उसी समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप धान का फसल काटते हैं, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो धान की फसल होती है उसमें आप इतना बड़ा जो है नाड़ा छोड़ते हैं खेत में। धान का जो नाड़ा होता है वो इतना बड़ा छोड़ते हैं, यानी 6 से 7 इंच का नाड़ा छोड़ते हैं। लेकिन जीरो टिलेज से अगर आपको गेहूं लगाना है तो आप कोशिश करिए कि ज़मीन से बिल्कुल सटा के काटे धान को, ताकि जो धान का नाड़ा है वो इतना, देखिए कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे, ये दिखाएं, इतना बड़ा से ज़्यादा न छोड़ें,
क्योंकि अगर इतना बड़ा छोड़ेंगे तब आपकी जीरो टिलेज से जो है वो बुआई आसान हो जाएगी। और आज अगर आप धान को काट रहे हैं खेत से, तो आप देखेंगे कि खेत में कुछ नमी है और इस नमी का हमको फ़ायदा उठाना है। तो कैसे उठाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस दिन हम धान काट रहे हैं उसके ठीक दूसरे दिन हम खेत में आकर के जीरो टिले से गेहूं की बुआई करेंगे, ताकि जो आपका ज़मीन में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसका अधिक से अधिक हम लाभ उठा सकें। अब इसका विधि कैसे होगा? विधि ये होगा कि एक निश्चित दूरी पर 20 सेंटीमीटर के दूरी पर या तो किसान भाई डछो के माध्यम से कर सकते हैं, अगर उनके पास जीरो टिल ड्रिल मशीन है तो उससे भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जहां पे जीरो टिल ड्रिल मशीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो जो पतला वाला जो कुदाली होता है, जिसको डछो बोलते हैं, उस डछो का जो नोकीला पार्ट है उससे जो है सिर्फ एक लाइन खेत में खींचनी होती है हर 20 सेंटीमीटर पे। लाइन इतनी गहरी नहीं खींचना है कि आप उसमें गड्ढा जैसा आकृति बने, बस लाइन इतनी ही खींचना है कि उसमें गेहूं का सीड जो है किसी तरह से छुप जाए। तो आप लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद उसमें आप पहले खाद गिराएंगे, और खाद में भी कुछ सावधानी नहीं करना है। जैसे आप परंपरागत खेती में जो आप खाद यूज़ कर रहे हैं, वही खाद की मात्रा, वही सब कुछ इसमें डालना है। यानी यूरिया का प्रयोग करेंगे, अगर डीएपी डाल रहे हैं तो डीएपी डालेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। पोटास खाद किसान भाई से आग्रह है कि ज़रूर डालिए, क्योंकि पोटास नहीं डालने से क्या होता है, खखरी का बीमारी मिलता है। इसलिए पोटास ज़रूर खेत में डालेंगे। और डालने के बाद तब क्या करेंगे, उस गड्ढे जो आपने लाइन बनाया है, उस लाइन में आप गेहूं के सीड को आप लगा देंगे, और इस सीड की जो दर होगी वो 100 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से होगी। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि किसान भाई जो गेहूं के फसल के प्रभेद का चुनाव करेंगे वो किस तरह से करेंगे? हाँ, देखिए, ऐसा है कि गेहूं के प्रभेद के चुनाव में किसान भाई को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए गेहूं के 2-3 प्रभेद प्रमुख हैं कि समय से बुआई करने के लिए और सिंचित अवस्था में करने के लिए। उसके लिए आप K9107 HD 2788 ये 2 प्रभेद ऐसे हैं जो अभी हर जगह उपलब्ध हैं, और किसान भाई अगर चाहें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और उनको ये सीड वहाँ से मिल सकता है और इसकी बुआई करें। देर से अगर किसान भाई नवंबर में नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से दिसंबर उनका चला जाता है, तो दिसंबर में बुआई करने के लिए CBW38 हम चाहेंगे कि किसान भाई यूज़ करें। अगर CBW38 नहीं मिल पाता है उनको, तो K9107 यानी K9107 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए K9107 एक ऐसी वैरायटी है जो नॉर्मल सोन में भी अच्छा करती है, और लेट से लगाते हैं तो वहाँ भी अच्छा करती है। इसलिए आप K9107 का प्रयोग करें। तीसरा कैटेगरी जो मैंने चर्चा किया था वो था असिंचित अवस्था में लगाने के लिए, यानी जिन किसान के पास इरिगेशन बहुत कम है, तो वो उस कंडीशन में C306 का प्रयोग करें। C306 एक ऐसी प्रभेद है जिसको 1 से 2 पानी मिलने से भी वो अपनी उपज क्षमता जितना है उसका वो उसी हिसाब से पैदावार देती है। इसलिए किसान भाई को चाहिए कि ज़्यादा वैरायटी का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, इसलिए किसान भाई फिर उसमें कंफ्यूज होने लगेंगे। मैं 2 ही 3 वैरायटी का नाम बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाई। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकारी पाकर, क्योंकि जिस तरह से परवेज जी ने हमें ये जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान हमसे जो जुड़े रहते हैं उन्हें ये जानकारी काफ़ी लाभ दे सकती है। एकदम सुपट कहली। तो किसान मन देखो, अब तो बेरा हमारे मन के कहत है कि अब हमरा उनके विदा मन से लेवे के चाहिए, लेकिन विदा लेवे से पहले हमारे मन रोज तरिए अपन कार्यक्रम कर पता लिखवा देवेला। तो जल्दी से कागज़ और कलम निकालिए और हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राप्ती रोड, रांची। और 3 संख्या है 834-001। किसान मन जैसे रोए मन कर खत आवेला नहीं, तो उत्साह वर्धन भी हमारे मन में होएला। और भाई नवा रोए मन कर जे सुझाव है से के भी तो हमरे जानीला। तो किसान मन इसने हमरे मन के लिखते रहो और सुझाव अपन भेजते रहो। हमरे 2 जन के तब तक ले विदा दो, लगे तब जोहार।